नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। अभी आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी आप पेपर दे के आए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है? देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उनसे। संज्ञा आया हो, सर्वनाम आया हो या फिर विशेषण आया हो, जो भी आया हो वो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, तो आप मिला सकते हैं उसमें से। और चलिए, विराम चिन्ह हम पढ़ रहे हैं। कई वीडियो बन गया है विराम चिन्ह का, तो आज भी लास्ट ये विराम चिन्ह पढ़ाना है मुझे। लास्ट वीडियो है ये विराम चिन्ह का। और विराम चिन्ह के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये रह गया था हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है? तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है डबल हो जाना, ट्रिपल हो जाना। यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कहीं हमें एक मात्रा का समय लेना होता है, किसी शब्द में हमें दो मात्रा का समय लेना होता है वर्णों के अनुसार, और किसी किसी में कहीं कहीं पर हमें तीन मात्रा का भी समय लेना पड़ता है। तो जहाँ पर हमें तीन मात्रा का समय लेना होता है वहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। कई छंद होते हैं। छंद आपको पता होगा, छंद किसे कहते हैं? जिसे गाया जा सके, जो लयबद्ध हो, ठीक है? जो बंधन मुक्त हो, बंधन युक्त हो, ठीक है? जो छंदों में बंधा हुआ हो, पदबंध हो। ऐसे जो कविताएं होती हैं, छंद होते हैं, मतलब गाया जा सके जिन्हें, उन्हें छंद कहा जाता है। छंद पढ़ेंगे तो और समझेंगे अच्छे से, ठीक है? तो देखिए, मैंने ये लिख रखा है, परिभाषा लिख दी है आपकी सुविधा के अनुसार। जहाँ किसी शब्द का उच्चारण करते समय तीन मात्रा का समय लगता है अथवा किसी छंद में लघु वर्ण के साथ गुरु वर्ण दिखाना होता है, वहाँ दीर्घ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संबोधन के लिए, जैसे कहते हैं हे प्रभु, तो हम प्रभु जो है उसको लंबा खींच देते हैं। या फिर कहते हैं किसी को दूर से ही हमने कहा सुनो, तो हमने सुनो को खूब लंबा खींच दिया, यानी तीन मात्रा का समय लेना चाहिए। कभी कभी हम 10 मात्रा भी लगा देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब लिमिट क्या है उसकी? तीन मात्रा का समय, इतना, और इससे आगे कोई मात्रा नहीं होती है, तीन मात्रा का समय, ठीक है? तो जब हम तीन मात्रा का समय लगाते हैं तब वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? ये वाला चिन्ह, ऐसे दीर्घ उच्चारण का चिन्ह इसे कहा जाता है। ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम कहते हैं तो लंबा खिंच जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये संबोधन के लिए ये चिन्ह लगाए जाते हैं, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद एक छंद भी लिख रखा है मैंने, इसे दोहा कहते हैं, ठीक है? ये दोहा छंद है, इसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिखा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है? इसमें यह कहा गया है कि जब जनकपुरी में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, जैसे उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल सूर्य का, पतंग माने सूर्य, ठीक है? रघुवर रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, यानी कि जो संत लोग थे वहाँ पर वो सभी एकदम परेशान थे, क्योंकि जो वहाँ संत उपस्थित थे वो बड़े बड़े साधु सन्यासी थे, तपस्वी थे। सबको पता था कि भगवान राम धनुष तोड़ेंगे, ठीक है? सबको इन्हीं का इंतजार था। या फिर कुछ लोग ऐसे थे, अज्ञानी थे, जिन्हें नहीं पता था कि किससे टूटेगा, वो और परेशान थे, ठीक है? तो उन जो संत वहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ क्या कहा गया है? बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल जो है वो बिकसे यानी खिल गए सभी, और उनके भंवरे रूपी, भृंग माने भंवरा, भंवरे रूपी जो उनके नेत्र थे वे हर्षित हो गए। ये वहाँ का एक रूपक अलंकार है, इसमें बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये मैंने लिखा है।
तो मेरा उद्देश्य लिखने का ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि छंद में इसका प्रयोग कैसे होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है गुरु वर्ण दिखाने के लिए। गुरु का मतलब जिसमें डबल मात्रा लगता हो। ठीक है, देखिए कैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए ऊ लिखा हुआ है तो छोटा ऊ पर कोई मात्रा नहीं होता, इसका एक ही मात्रा होता है। जितनी छोटी मात्राएं होती हैं, चाहे छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, इनकी सबके एक एक मात्रा होती है। कोई आधा वर्ण है तो उसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अभी इसमें है मैं बता दूंगी। तो ये देखिए छोटा ऊ है, इसका एक ही बनेगा। फिर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका एक ही बनेगा। यहाँ छोटा आ का मात्रा है इसमें, तो इसका भी एक ही बनेगा। यहाँ भी एक एक बनेगा क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है। और गिरी यानी गै में भी छोटी ई की और रे में भी छोटी ई की, तो एक एक ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मंच, ये जो अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ये जिसके साथ लगे हुए होते हैं वह गुरु वर्ण होता है। ठीक है, गुरु माने बड़ा। तो मन जो है, ये जो अंग है, ये चय मैं के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है गुरु हो जाएगा और चय जो है ये एक माने लघु हो जाएगा। इसे गुरु या लघु कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे है, ऐसा जो है इसको गुरु कहा जाता है, और जो ऐसे होता है इसे लघु कहा जाता है। लघु लगता कहाँ है? जब छोटा ऊ का मात्रा होता है तब लघु लगता है ऐसे। और जब ये अनुस्वार हो, विसर्ग हो साथ में जिसके, उस पर गुरु हो जाता है। या फिर जहाँ बड़ी बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे लोचन, हर्षे, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ है ना, इस पे जो है गुरु लगता है। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। अब यहाँ प और रे लिखा हुआ है तो एक एक ही होगा क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है। यहाँ रघु है, घै पे छोटा ऊ का मात्रा, यहाँ भी एक एक ही होगा। ठीक है, यहाँ वै पर आ का मात्रा है, मैंने कहा है ना बड़ा बड़ा मात्रा जो होता है उसका गुरु बनता है। तो यहाँ वै पर आ का मात्रा, यहाँ गुरु हो जाएगा। लय पर कुछ नहीं है, लय अकेला है, इस पे लघु हो जाएगा। पै अकेला है, इस पे लघु हो जाएगा। तय के साथ अनुस्वार है, तो तय के साथ अनुस्वार है इसलिए ये क्या होगा, गुरु हो जाएगा। और गए जो है अकेला है, इसके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, समझा रही थी मैं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, वै पर छोटी ई की मात्रा है तो इसका एक ही होगा। कै अकेला है, इसका एक ही होगा। लेकिन सै पर ए का मात्रा है, बड़ा वाला आ गया अब। ठीक है, तो सै पर ए का मात्रा है, इसका गुरु हो जाएगा। सै के ऊपर बिंदी है तो इसका भी गुरु हो जाएगा। तय अकेला है, इसका लघु हो जाएगा। सै अकेला है, लघु हो जाएगा। रै पर ओ का मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। जय अकेला है, इसका लघु हो जाएगा। और सै अकेला है, इसका लघु हो जाएगा दोनों का। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाइए। है अकेला है, रे अकेला है, लघु होगा इसका। षटकोण वाले सै के ऊपर ए का डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुरु है। लय के ऊपर बड़ा ओ का मात्रा है तो इसका मतलब ये गुरु है। चय अकेला है, नय अकेला है। भय में री की मात्रा लगी है, री का जो है जो आधा होता है ना उसका कुछ नहीं होता, उसका कोई ना लघु होता ना गुरु होता। लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये गुरु है। और गए अकेला है। अब हम मात्राएं देख लेते हैं। मेरा ये लिखने का उद्देश्य ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह है ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला था संबोधन में लगाना, दूसरा था छंद में लगाना। अब ये भी बता दूं, मैंने लिख दिया है तो लगे हाथ ये भी जान लो कि इस छंद को कहते क्या हैं, और इस छंद में मान लिया जो भी नाम है उसमें कितने कितने मात्राएं होती हैं। तो ये वैसे छंद जो है ये क्या है, दोहा है, दोहा छंद है ये। ठीक है, और इसमें जो है पहला चरण और तीसरा चरण होता है। इसमें 2 चरण बने हुए हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, अब ये इधर, यहाँ से इधर अलग हो गया, यहाँ से ये इधर अलग हो गया। यानी कि एक छंद में कितने चरण हैं, दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं,
13 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है? 13 13। ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 11 होती हैं। ठीक है। अभी हम गिन लेते हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 हो गया ना। यहाँ पे ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इधर का हो गया। तो यहाँ तक 13 मात्राएं हैं, ध्यान से गिन लेना। उसके बाद अब इधर आ जाते हैं दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में कितने हैं? 1 2 3 4 5 1 6, क्योंकि गुरु का मतलब 2, गुरु का मतलब डबल। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 11 11 मात्राएं हैं। यहाँ पर कितनी थी? 13 13 मात्राएं थी, ये मैंने लिख रखा है। यानी कि जो पहला चरण है, प्रथम है और दूसरा तीसरा है, इसमें तो 13 13 मात्राएं हैं। ठीक है, 13 13। और दूसरे और चौथे में कितनी है? 11 11 मात्राएं हैं। ठीक है। तो ये तो दोहा छंद था जिसकी मैंने परिभाषा बताई और मात्रा बता दिया आपको कि किस किस प्रकार से होता है। लेकिन मेरा जो बताने का उद्देश्य, इसे लिखने का उद्देश्य था, वो ये था कि जो ये चिन्ह होते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये लगाए किस लिए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं कि यहाँ पर डबल मात्रा है। ठीक है। जहाँ पर इस प्रकार लगा हुआ दिखेगा आपको, उसका मतलब होगा दीर्घ उच्चारण है यहाँ पर, यानी कि डबल मात्रा है। ठीक है। अभी उच्चारण की बात करें, दीर्घ उच्चारण की बात करें तो 3 मात्रा का समय होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है। ठीक है। अब एक मैंने लिखा है, दूसरा जो लिखा है मैंने, वो लिखा है कि इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब देखिए, इसके बाद है टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह। ठीक है। अब टीका सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है। ये स्टार की तरह ही होता है, एक जैसे स्टार होता है उस तरीके से ही होता है, पर इस प्रकार से बना हुआ होता है। जैसे हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो कठिन शब्द होते हैं, जो नए शब्द होते हैं या कठिन शब्द होते हैं, वहाँ पर ऐसे ही ये तारक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है। और फिर पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होता है या जहाँ वो पृष्ठ ख़त्म होता है, वहाँ पर ऐसे लाइन खींच के या जैसे भी वहाँ पर उसका या तो अर्थ लिखा रहता है या उसकी परिभाषा दी हुई होती है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। मान लिया कि लिख दिया, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे। दुष्यंत। ठीक है। अब ये तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला चिन्ह लगाया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द का आपको या तो अर्थ बताया जाएगा नीचे पृष्ठ पर, या चैप्टर खत्म होने के बाद, या फिर इसका एक्सप्लेन परिभाषा दी जाएगी, ऐसे कुछ। ठीक है। यानी कि नया शब्द होना चाहिए या कठिन शब्द होना चाहिए जिसकी या तो परिभाषा दी जाएगी या उसका अर्थ बताया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे स्टार लगाया हुआ होता है, या कहीं कहीं पर देखा गया है, मिलता है कि वहाँ पर एक लिखा हुआ होता है, यानी कि पहला हो गया ये। अब वो चैप्टर तो बड़ा सा है या जो पैराग्राफ है वो बड़ा सा है, तो उसमें एक शब्द तो दुष्यंत हो गया, दूसरा युधिष्ठिर हो गया, तीसरा और कुछ हो गया, चौथा दुर्योधन हो गया, ऐसे ऐसे उदाहरण के लिए। तो वहाँ पर तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे लगाते चले जाते हैं। फिर क्या उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अब हम इसका जो है अर्थ या परिभाषा हम नीचे बताएंगे, इसलिए वहाँ 1 2 3 4 5 लिखा रहता है। फिर क्या होता है कि जब वह पृष्ठ या पैराग्राफ समाप्त होता है तो उसके नीचे जो है वहाँ पर जो 1 2 3 है वो सीरियल वाइज
पहले वाले का बताएंगे, फिर दूसरे वाले का बताया जाएगा, फिर तीसरे वाले का बताया जाएगा, फिर चौथे वाले का बताया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चिन्ह का मतलब होता है 1 2 3 जो लगे हुए होते हैं उसका भी मतलब यही होता है। कहाँ लगे हुए होते हैं? पाठ जब पढ़ते हैं हम तो किसी पैराग्राफ में या पूरे चैप्टर में ही, तो पूरे चैप्टर का एक साथ नहीं बताया जाता ना, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। तो क्या करते हैं कि एक एक पैराग्राफ का बताते हैं। ठीक है, एक एक पैराग्राफ का या एक पेज पूरा हो गया और उसका जो भी 1 2 3 4 5 शब्द था उन सब की परिभाषा वो पेज के एकदम नीचे थोड़ी सी जगह बचाकर वहाँ लिख देते हैं। परिभाषा देनी होती है या अर्थ बताना होता है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। या तो इस प्रकार से स्टार बना हुआ होता है, देख रहे हैं, या फिर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होता है। यानी कि एक शब्द था, उस पर पहला शब्द जो था कठिन उस पर 1 लिख दिया, फिर दूसरा शब्द कठिन आ गया उस पर 2 लिख दिया, फिर तीसरा शब्द कठिन आ गया उस पर 4 लिख दिया, ऐसे। ठीक है, तो ये गिनती भी लिखी जाती है। तो उसका मतलब होता है कि अब इसका एकदम लास्ट में एकदम जब ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा या पेज समाप्त हो जाएगा तब उस पेज के नीचे इनका एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे अर्थ बताना हो चाहे परिभाषा बतानी हो। ये आ गया समझ में? तो ये था, क्या था ये वाला चिन्ह। ये वाला चिन्ह क्या होता है? ये वाले चिन्ह का मतलब होता है यही कि ये हार्ड शब्द है, इसकी परिभाषा बतानी है या फिर इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या फिर इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1 2 3 मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 भी होता है ना, 1 2 3 शब्द ऐसे गिनकर रख लिया, फिर उसका सीरियल वाइज नीचे अर्थ बता दिया या जो भी बताना था उसके बारे में वो बता दिया। ठीक है, मान लिया मैंने दुष्यंत लिखा है, तो दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन और भी जानकारी हमें चाहिए, है ना, तो वो पैराग्राफ में नीचे जो है, पैराग्राफ के नीचे लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्लस का निशान देखा जाता है। प्लस का निशान क्या होता है? प्लस का निशान होता है कि जोड़, यानी योग। अब आप कहोगे योजक चिन्ह भी तो है मैम। योजक चिन्ह जो होता है वो विपरीत शब्दों में लगता है। योजक जो चिन्ह होता है, योजक मैं अभी बता दूं आपको, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओ। योजक या संयोजक, ठीक है, चिन्ह या सामासिक भी इसको कहते हैं, सामासिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, सामासिक चिन्ह। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये विपरीत शब्दों में लगते हैं, अपोजिट वाले शब्दों में। जैसे माता यहाँ हो गई, अब माता के विपरीत में कौन होते हैं? पिता होते हैं। ठीक है, भाई के विपरीत में कौन होता है? बहन होती है ना। तो ये योजक चिन्ह इसको कहते हैं। इस प्रकार से धरती के अपोजिट में क्या होता है? आकाश होता है ना। तो ये सभी के सभी क्या हैं? अपोजिट चिन्ह हैं, जिसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला चिन्ह इसे योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहा जाता है। तो ये था। लेकिन जो प्लस है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे ये प्लस है, ये प्लस, सॉरी, हाँ ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है योग, किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ना कैसे? जैसे लिखा रसोई, रसोई प्लस घर, रसोई धन घर। अब बराबर क्या होगा? रसोई घर, है ना, रसोई घर होगा। एक में मिल गया, योग कर दिया, जुड़ गया। दूसरा है देव जमा, ये जमा भी कहते हैं इसको। ठीक है, या धन भी कहते हैं। आलय माने देवताओं का घर। अब बराबर में क्या लिखा जाएगा जोड़कर इन्हें? देवालय। देवालय का मतलब देवताओं का घर या देवताओं का मंदिर। तो ये कहाँ प्रयोग होता है इसका कहाँ प्रयोग होता है? जोड़ने में, शब्दों को जोड़ने में। दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन उनको जोड़ करके एक नया अर्थ दे दिया जाता है। क्या? रसोई घर। रसोई माने खाना होता है, घर माने घर होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करोगे तो दोनों का मतलब खाना हो गया, घर हो गया।
अब एक में मिला दिया तब क्या हो गया, जिसे आप किचन कहते हो वो हो गया। ठीक है ना। तो ये यहाँ इसका प्रयोग होता है। एक है इस प्रकार से, योजक चिन्ह मैंने बता दिया। एक चिन्ह है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, यानी कि बीच में डंडा और उसके बीचों बीच में यहाँ पर एक दो शून्य लगे हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। इसका मतलब होता है भाग देना। इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है। या फिर जो भी हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और वो जब हमारा पूरा हो जाता है तब भी उसका वहाँ पर उसको नीचे लगा दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो दो जगह यह लगाया जाता है। मुख्य रूप से इसे भाग में यूज किया जाता है, भाग। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस है, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब के सब हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और मैथ में भी, गणित में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसका भी गणित में प्रयोग होता है। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा। प्लस माने जोड़ना होता है, इसको सब जानते ही हैं। एक ऐसे योजक चिन्ह होता है, इसको मतलब माइनस कहा जाता है ना। इस प्रकार से माइनस होता है, ये मैंने ऐसे लगा दिया है। और 2 ये सारा मैथ है ही, गिनती है ही। ठीक है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ये भाग का निशान होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है हिंदी में, टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह। इन्हीं चिन्हों को हिंदी में क्या कहा जाता है, टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह। किसको, इस स्टार को, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये वाला स्टार नहीं है, दूसरा स्टार है। ठीक है। और प्लस को, ये जो माइनस होता है या 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है, इन सबको जो है टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। लेकिन इसको जो ये मैंने लिखा है ना, इसको हिंदी में पाद चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं, पाद चिन्ह कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये हिंदी में इसको पाद चिन्ह कहा जाता है और ये भाग देने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। एक और रह गया है, वो भी मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, एक चिन्ह और रह गया है, वो भी देख लो, रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कहीं पूछ ले तो आप पिछड़ ना जाओ। एक चिन्ह इस प्रकार से देखा होगा आप लोगों ने, मोबाइल में भी होता है ये वाला चिन्ह। ठीक है। और हमारे मैथ में भी प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं तिर्यक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है ये, तिर्यक चिन्ह होता है। ठीक है। ये चिन्ह ऐसे, इसको हम ओब्लिक में लगाते हैं। ठीक है। और इसको जो है अथवा के स्थान पर भी लगाते हैं हम। कहीं अथवा करना होता है, अथवा लिखना होता है या फिर या लिखना होता है, तो हम वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमें लिखना है कि स्त्री अथवा पुरुष, स्त्री अथवा पुरुष, तो हमने ऐसे ही काम चला लिया तिर्यक चिन्ह को लगा करके। ठीक है, तिर्यक चिन्ह को लगा करके हमने इसका यहाँ पर काम चला लिया। तो इस चिन्ह का मतलब होता है अथवा। अच्छा, कहीं डॉटर ऑफ सन ऑफ दिखाना होता है तो ओब्लिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉटर ऑफ जो है यहाँ जो है बच्चे का नाम, यहाँ पिता का नाम। ठीक है। इस प्रकार से सन ऑफ यहाँ पर ऐसे माने किसका बेटा है तो पहले बेटे का नाम फिर पिता का नाम। तो इस प्रकार से ये ओब्लिक चिन्ह होता है। इसे तिर्यक चिन्ह भी हिंदी में तिर्यक चिन्ह कहा जाता है। ये दो जगह प्रयोग होता है, अथवा के लिए अथवा के लिए या फिर या के लिए। जैसे स्त्री अथवा पुरुष, स्त्री या पुरुष है ना, अथवा या के लिए। दूसरा ओब्लिक के लिए भी प्रयोग किया जाता है ये तिर्यक रेखा, इस प्रकार से डॉटर ऑफ सन ऑफ दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, कोई चिन्ह बचा नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।
ये जितना मैं पढ़ाती हूँ बड़ी मेहनत करके पढ़ाती हूँ और ये ध्यान में रख करके पढ़ाती हूँ कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, यानी कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाए। मान लिया विराम चिन्ह पढ़ा रही हूँ, विराम चिन्ह में मैंने एक एक सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं छोड़ा, सब बता दिया मैंने आपको। अगर यहाँ कुछ रह जाता है, आपको लगता है कि अभी ये रह गया है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी बता दूंगी ये क्या है। ठीक है, तो आज यहाँ जो है विराम चिन्ह मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है। अगर आपके हिसाब से कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर करते रहिए, खूब फैलाइए मेरे वीडियो को, खूब दूर दूर तक सभी लोग इसको अपने अपने स्टेटस पर लगाइए। धन्यवाद।